नमस्कार, जेपीएससी मेंस के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जेपीएससी एससीएफ एफआरओ या 14 जेपीएससी का मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप मेरे इस वीडियो में लगातार प्रमुख जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके सिनॉप्सिस आंसर्स मिलेंगे। तो उसी वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट कड़ी में हम इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका टॉपिक है पॉवर्टी। पॉवर्टी तो इकोनॉमिक्स या तो आप जेपीएससी मेंस, एससीएफ, एफआरओ या 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप गरीबी या पॉवर्टी चैप्टर से किस प्रकार क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसे लेके हमें इसका आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गरीबी से आप क्या समझते हैं? इसके मापन की पत्तियाँ क्या-क्या हैं? भारत में गरीबी के कारण क्या हैं? और इसे खत्म करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन इस प्रकार है कि इस चैप्टर गरीबी का जो पूरे टॉपिक है, अगर आप पीटी का भी तैयारी कर रहे हो, तो फिर भी इसमें ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे या फिर ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे जो आपके डायरेक्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, उसमें देखने को मिलेंगे। अब हम दिखाएँगे भी कि 13 जेपीएससी में पीटी में कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमारे मेंस नोट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर का हम फॉर्मेशन पहले देख रहे हैं कि किन-किन बातों पर हमें ध्यान देना होगा। तो देखिए, गरीबी के इस आंसर को लिखने के लिए हम इसके आंसर को गरीबी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, परंतु हम इसके आंसर को ऐसे फ्रेम करेंगे ताकि जो उस आंसर को जो इवैल्यूएटर पढ़े, वो इवैल्यूएट करते समय हम ऐसे समझाएँगे कि पूरे टॉपिक कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम गरीबी की परिभाषा को देखेंगे। हम जानते हैं कि गरीबी एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है। गरीबी में व्यक्ति का जो न्यूनतम आवश्यकता है, उसे पूरा नहीं कर पाता और उसके भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय जो अभाव या ज़रूरतें की चीज़ हैं, उसमें कमी रह जाती है। गरीबी मूलतः एक वंचन से संबंधित है। किसी भी चीज़ की जब कमी होती है तो उसे वंचन बोलते हैं, यानी उसके ज़रूरत की चीज़ है, उसे वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम इसका प्रकार को देखेंगे। फिर देखेंगे गिनी गुणांक और लोरेंज वक्र क्या कहता है। इसमें 13 जेपीएससी में लोरेंज वक्र से पूछा था, पीटी में एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछा था। फिर निर्धनता रेखा होता क्या है? मापन की विधियाँ क्या है? विभिन्न समितियाँ क्या-क्या हैं, जो इसके मापन के बारे में बताए हैं? या फिर किसी को गरीब बोलना है या निर्धनता रेखा से नीचे मानना है, तो क्या है? एमपीआई क्या है? बहुआयामी गरीबी जो इंडेक्स है वो क्या है? फिर उसका कारण और निवारण देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम इसके आंसर को हम आगे देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गरीबी का परिभाषा क्या है? तो हम जानते हैं कि गरीबी एक वंचन है, गरीबी एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, जो समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। क्योंकि गरीबी के कारण व्यक्ति अपने न्यूनतम उपभोग की जो वस्तुएँ हैं, उसको पूरा नहीं कर पाता। वो अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं ले सकता है, अच्छे मकान में नहीं रह सकता है, उसके पास वस्त्र और भोजन नहीं है और ये समाज को धीरे-धीरे खोखला करते जा रहा है। जब तक समाज के हर एक व्यक्ति का विकास ना होगा, हम देश के विकास नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भारत देश है, वो जन-जन से मिलके मिला हुआ है, जिसमें सभी लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप में सहयोग की ज़रूरत है। तो गरीबी या निर्धनता से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। यानी व्यक्ति जो है अपनी न्यूनतम आवश्यकता, एक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता क्या-क्या है? उसे सबसे पहले अच्छा भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। इन सारी चीज़ों का जब किसी व्यक्ति के पास वांछन होता है, यानी वो पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको गरीबी बोलते हैं। हमारा जो गरीबी का जो सिद्धांत है, वो वो वंचन से है। वंचन यानी न्यूनतम आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। हमारा जो देश है, आज़ादी के बाद से ही लगभग गरीबी से जूझता रहा, परंतु हमारे देश में शासन करने वाले अलग-अलग जो सरकारें आई, उन्होंने समय-समय पर इस गरीबी को उन्मूलन खत्म करने के लिए प्रयास किए। उसी प्रयास में वर्ष जो है, जो 2023 तक एसडीजी जो गोल जो लक्ष्य 1 के तहत शून्य गरीबी के दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारा जो सरकार काम कर रही है। तो गरीबी क्या है? एक वंचन है, उसकी ज़रूरतें उसकी पूरा नहीं हो पा रही है, न्यूनतम ज़रूरतें। फिर देखेंगे हम गरीबी के प्रकार क्या है? गरीबी बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है, आप इसको इस प्रकार समझते होंगे कि आप किसको गरीब बोलेंगे, तो आप समझिए कि आपका पड़ोसी के पास 4 व्हीलर है, आपके पास 2 व्हीलर है, तो आप ऐसे समझेंगे, आपको उसको देख के आपकी हालाँकि आपकी जो ज़रूरतें हैं, वो 2 व्हीलर से पूरा हो रही है, परंतु आपके पड़ोस के पास 4 व्हीलर है, तो आप उसे गरीब मान मान रहे हैं अपने आप को। यानी रिलेटिव, आप उसके रिलेटिव में अपने आप को देख रहे हैं। हालाँकि आप गरीब नहीं हैं, क्योंकि आपके पास टू व्हीलर है, आपके पास अच्छा भोजन है, वस्त्र है, आप शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, परंतु आपके पड़ोस के हिसाब से आप गरीब हैं। ये रिलेटिव है, यानी आप दूसरों को देख के ये बात कर रहे हैं। तो सापेक्ष गरीबी क्या होता है? सापेक्ष गरीबी यह बात बताता है कि जो हमारे समाज में एक वर्ग का आय जो है, दूसरे वर्ग के आय से कितना कम है, ये बात को दिखाता है। तो सापेक्षिक गरीबी का
यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने आप को इसलिए गरीब समझता है क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसके तुलना में ज़्यादा धनवान है। इसे लोरेंज वक्र विधि तथा गिनी गुणांक विधि से मापा जा सकता है। हम लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में देखेंगे अभी नेक्स्ट इसी वीडियो में। सापेक्ष गरीबी की अवधारणा का प्रयोग किसी देश की आय असमानता, मतलब एक ही देश में विभिन्न आय वर्ग के लोग हैं, उनके बीच हम जो आय का जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। इसमें हम लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक को देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो है वो सबसे गरीब मांग रहा है अपने आपको। लेकिन एक होता है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में वो होता है कि वो व्यक्ति सच में गरीब है, यानी उसके पास अच्छा वस्त्र नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, वो अपने स्वास्थ्य और शिक्षा में अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो गरीब है। यानी अपनी वो न्यूनतम जो आवश्यकता है उस आवश्यकता से वो वंचित है, तो इसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। हम सापेक्ष गरीबी को एक लोरेंज वक्र से देखेंगे। लोरेंज वक्र क्या होता है? तो लोरेंज वक्र जो है वो हम इस प्रकार देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, और ये जो एक्स एक्सिस है उसको हम लेते हैं मान लीजिए जनसंख्या, और जो वाई एक्सिस है ये है लोगों का आय। ये जो है वो 5 व्यक्ति हैं या 5% जनसंख्या है, ये 10% है, ये 15% है, ये 20% है, ये 25% है। 5% लोगों के पास मान लीजिए 5 रुपया है, 10% लोगों के पास 10 रुपया है, 15% लोगों के पास 15 रुपया है, 20% लोगों के पास 20 रुपया है, और 25% लोगों के पास 25 रुपया है। तो इसका जो ग्राफ है इसको हम इस प्रकार मैच करेंगे, अभी भी मैच होगा, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसको बोलते हैं समता रेखा एक आइडियल रेखा है, आदर्श रेखा है। ये रेखा बताता है कि समाज में जो सभी लोग हैं सबके पास बराबर धन है, यानी 5% लोग हैं उनके पास 5 रुपया है, 10% लोग हैं उनके पास 10 रुपया है, 15% लोग हैं उनके पास 15 रुपया है, एंड सो ऑन। तो एक समता रेखा है, ये आइडियल केस है। परंतु किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता है। आप देखें होंगे आपके समाज के कुछ लोग गरीब रहते हैं, वहीं किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो कुछ लोग के पास ज़्यादा पैसा है समाज में और कुछ लोग के पास कम पैसे हैं। तो इसमें है जो, तो ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन न बन के ये ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार जाके यहाँ मिलता है। इसे हम इस जो क्षेत्रफल है यहाँ इनके बीच में वो ए दे देंगे, इसको बी, और ये जो होगा वो सी होगा, और ये जो होगा वो डी होगा। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ शो कर रहा है कि 5% जो लोग हैं उनके पास 5 रुपया ना होकर उससे कम है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ग्राफ है, ये जो इस एक्स एक्सिस में एक्स से वाई में कहाँ पे मिल रहा है? 2 रुपया मिल रहा है। ये जो 10 है इसको अगर ऐसे मैच करते हैं, ये इसको मैच करेंगे हम, ये मैच करेंगे तो ये यहाँ मैच हो रहा है। फिर ये जो है ये 15 पर मैच होना चाहिए, ये 15 पर मैच होना चाहिए, परंतु 15 पर नहीं हो रहा है, 5 पर हो रहा है। लेकिन ऐसे जाते हैं तो 25% लोगों के पास सीधे जो है सारे रुपया कंसंट्रेटेड है। आप देख रहे हैं सीधे ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है वो असमानता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे एक हमको एरिया मिल रहा है, इस एरिया को हम बेसिकली इस एरिया को हम छाया कर देते हैं, और हमारे पास बेसिकली जो है हमारे पास एक कुछ इस प्रकार से एरिया मिला। ये जो है मेरा, ये जो है कुछ एरिया मिला इस प्रकार से। अब इसको बोलते हैं लोरेंज वक्र, परंतु कोनार्ड गिनी ने एक गिनी गुणांक नामक शब्द को दिया। गिनी गुणांक क्या होता है? गिनी गुणांक का मतलब होता है कि आप क्या कीजिए, इस छायांकित एरिया को लीजिए। छायांकित एरिया मतलब छायांकित क्षेत्रफल जो ए का क्षेत्रफल है डिवाइडेड बाय ये पूरा बी सी और डी, ये पूरा एरिया को लीजिए। ये पूरा एरिया ये जो होगा ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ, ये पूरा एरिया को ले लीजिए। तो देखेंगे क्षेत्रफल BCD का क्षेत्रफल। आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ हमको समझ आ रहा है इस ग्राफ को देख के कि ये वैल्यू कब 1 होगा? अगर छायांकित क्षेत्रफल जो है वो ए है। अगर ऊपर का जो क्षेत्र एरिया है छायांकित क्षेत्रफल ए का, अगर वो 0 हो जाए, अब नीचे कुछ भी रहे BCD का क्षेत्रफल, मान लीजिए x है, तो हम जानते हैं कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, 0 को डिवाइड करते हैं तो नंबर क्या आता है? कोई भी नंबर से 0 को डिवाइड करते तो क्या आता है? 0 आ जाता है।
तो ऊपर 0 कब हो सकता है? ऊपर 0 तब हो सकता है जब ये जो लाइन है इधर ना होकर ए पर जाता, यानी ए का कोई एरिया नहीं है, 0 एरिया बन जाता। तो ये जो आंसर आता 0 आता। तो जब ये लाइन जो है, लाइन जो है लोरेंज वक्र जो है, अगर ए पर ही चला जाता मतलब समाज में पूर्ण समानता है, क्योंकि ये आइडियल रेखा को के ऊपर ओवरलैप होते जा रहा है। लेकिन 1 कब आएगा? तो हम पहले देखें 0 कब आ रहा है? जब पूर्ण समानता है। तो 0 अगर इसका वैल्यू आया तो पूर्ण समानता, समाज में पूर्ण समानता है। परंतु 1 कब आएगा? 1 जब है, ये जो लाइन है, ये लाइन अगर इस पर जो है ओवरलैप कर दे, मतलब समाज में पूर्ण असमानता हो, तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो ये हो गया पूर्ण असमानता। तो लोरेंज वक्र ने इस वक्र को दिया। इस वक्र से कोनार्ड गिनी नाम का एक जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने गिनी गुणांक नामक जो इस फॉर्मूला को दिया है। तो ये जो है इस सापेक्ष गरीबी को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी से जो 14 जेपीएससी में करीब से क्वेश्चन पूछा गया था कि जब लोरेंज वक्र, ये जो लोरेंज वक्र है इस समता रेखा से दूर जा रहा है, तो क्या पूर्ण गरीबी जो है वो उसमें असमानता, समाज में असमानता बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है कि किस प्रकार ये वाई है, एक्सिस है, एक्सिस है जनसंख्या है, ये आई का, ये आई वाला एक्सिस है, इसमें समता रेखा जा रहा है। ये जो है लोरेंज वक्र है, जो ये जो है आइडियल केस है, ये वास्तविक जो व्यवहारिक हमारे समाज में है उसको दिखा रहा है। और गिनी गुणांक छायांकित क्षेत्रफल ए डिवाइडेड बाय बीसीडी का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा यहाँ से है। तो 0 रहेगा तो पूर्ण समाज में पूर्ण समानता है, और 1 रहेगा तो पूर्ण असमानता। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि गिनी गुणांक जो है उसको क्या कहता है, इसे इटली सांख्यिकीविद समाजशास्त्री कोर्नाड गिनी के द्वारा 1912 ईस्वी में विकसित किया गया। गिनी गुणांक का मान 0 और 1 के बीच होता है। अगर 0 रहे आंसर तो समाज में पूर्ण समानता है, अगर 1 रहे तो पूर्ण असमानता। लोरेंज वक्र की सहायता से इसका वैल्यू निकाला जाता है। लोरेंज वक्र जो यहाँ पे हम दिखाए इसके बारे में बात कर रहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, अब आप सुने होंगे कि बीपीएल, इसका मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो निर्धनता रेखा, रेखा मतलब आप क्या समझते हैं? रेखा मतलब क्या समझते हैं? रेखा मतलब समझ रहे हैं हम कि एक रेखा है, ये रेखा को एक समाज में डिसाइड किया जाता है कि कितने लोग जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कितने पैसे में कर पाएंगे, कितना उनके पास पैसा हो तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, वस्त्र, मकान में लगा सकते हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि मान लीजिए 100 रुपया रहे तो लोग को मूलभूत आवश्यकता पूरी हो सकता है। तो देखा गया कि समाज में उन लोग जिनके पास 100 रुपया से 100 कुछ बच सकता है, कम आय हो, उसको इस लाइन के नीचे कर दो, और 100 रुपया या उसका इक्वल है, उस 1 रुपया उसका 1 रुपया या उससे ज़्यादा है तो उसको ऊपर करो। तो जो नीचे हुआ उसको बोलेंगे बीपीएल और ऊपर को बोलेंगे एपीएल। तो यानी वो रेखा खींचा गया एक वैल्यू को, एक पैसे को डिसाइड करके, एक कैलोरी को डिसाइड करके कि अगर अलग अलग समिति ने अलग अलग बात कही है हालांकि कि इतना लोगों के पास पैसे है, इतना कैलोरी अगर वो ले पा रहे हैं महीने में, तो उनको जो है वो एपीएल माना जाएगा, और उससे जो नीचे हैं यानी उसका जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उसको बोलेंगे कि बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हम एक नेक्स्ट देखते हैं। निर्धनता रेखा यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी आय है का स्तर है। एक स्तर है, स्तर मतलब क्या होता है? लेवल। आप सीढ़ी को देखेंगे, ये लेवल हुआ, ये लेवल हुआ स्टेयर में, उस तरह लेवल है। यह न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में प्रदर्शित किया था। हमने बोला कि या तो कैलोरी या तो उसका आय को देखा जाएगा, अगर आय रहेगा तभी तो उपभोग करेगा। तो ये देखेगा जो हमारा जो है इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ग्रामीण क्षेत्र में बोला कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी लोग है अगर 2435 और शहरी क्षेत्र में 2095 या तो इसको 2100 भी बोलते हैं कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर ले पाता है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तो उसका माना जाएगा कि वो क्या है, वो गरीब नहीं है, यानी निर्धनता रेखा से ऊपर है। अब वो चीज़ को जो पूरा नहीं कर पा रहा है उसको बोलेंगे कि वो बीपीएल परिवार का है। लेकिन जो है वो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जो आईएफसी है उन्होंने कहा है कि कोई भी देश के लोग अगर 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति उपभोग नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या माना जाएगा? उसको गरीब माना जाएगा। उसका मत माना जाएगा कि वो निर्धनता रेखा से नीचे है। ठीक है, अब जब हम देखेंगे कि निर्धनता रेखा मापने की पद्धतियाँ क्या है, तो आप बताइए कि आप हर दिन कुछ ना कुछ वस्तु खरीदते होंगे, खाने पीने का हो, पहनने का हो, तो कुछ वस्तु को आप प्रतिदिन खरीदते होंगे, कुछ वस्तु को सप्ताह में खरीदते होंगे, और कुछ वस्तु को महीने में एक बार खरीदते होंगे, और कुछ को अब साल 2 साल में या कोई फेस्टिवल में खरीदते होंगे। तो यूआरपी यानी समान संदर्भ नीति जो था उसमें 1993 या 94 में एनएसएसओ द्वारा इस पर
30 दिन में अगर कोई व्यक्ति 30 दिन में कितना उपभोग किया है, 30 दिन को लेगा कि 30 दिन में जितना वो व्यक्ति उपभोग किया है, उसका व्यय का क्या प्राइस है, उसको देखा जाएगा। इसको बोलते हैं यूआरपी, यानी समान संदर्भ नीति। मिश्रित संदर्भ नीति में ये लाया गया 1999 में। इसमें देखा गया कि व्यक्ति पूरे साल भर में जो गैर खाद्य वस्तु है, मतलब खाने वाली वस्तु नहीं है, जैसे कपड़ा हो गया, जूता हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, या कोई भी टिकाऊ सामान है, उसमें कितना खर्च किया गया है, उसका जो व्यय है एक उपभोक्ता का, वो व्यय क्या है, उसको लेंगे इसमें। उसके बाद संशोधित मिश्रित संदर्भ नीति लाया गया। संशोधित मिश्रित समिति में MMRP में इसको 2010 में लाया गया। इसमें देखा गया कि कोई व्यक्ति जो है 30 दिन में सिर्फ वस्तु नहीं खरीदता है, 365 दिन में नहीं खरीदता है। बहुत सारा वस्तु है जिसको व्यक्ति एक दिन खरीदता है, 4-5 दिन चलाता है, जैसे तुरंत खराब होने वाली चीज़ें, जैसे कोई अंडे, मांस, मछली, इसको एक दिन खरीद के 1 साल नहीं रख सकता। तो 7 दिन, 5 दिन खराब होने वाली वस्तु है। तो 7 दिन में जो खराब होने वाली वस्तु है, जैसे खाद्य तेल, अंडे, मांस, मछली, सब्जी, फल या मसाले, पेय पदार्थ, नाश्ते का सामान या कोई भी मादक पदार्थ है, इन वस्तुओं को संशोधित मिश्रित संदर्भ नीति अवधि में रखा गया। तो निर्धारता मापने की 3 विधियाँ, NSSO ने दिया अलग अलग काल में, एक 1993-94 में, एक 1999 2000 में, अब एक 2009 से 10 में। अब देखेंगे कि भारत में जो निर्धारता के विभिन्न अनुमान लगाए गए, इसमें स्वतंत्रता पूर्व अनुमान जो था वो दादा भाई नौरोजी का था, जो 1867-68 में दिए। उसके बाद राष्ट्रीय योजना सम्मति और बॉम्बे योजना। गरीबी का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। तो जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल जो है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उन्होंने 1867 और 68 में बताया कि अगर जो निर्धनता रेखा है, किसी व्यक्ति को जीवन निर्वाह के जो रेंज है, उसको बताया कि ₹16 से लेकर ₹35 प्रति व्यक्ति के बीच बताया। उन्होंने निर्धनता रेखा शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर निर्वाह आधारित निर्धनता रेखा का प्रयोग किया, मतलब कितना पैसे में वो निर्वाह कर सकता है अपने जीवन को। उसके बाद राष्ट्रीय योजना समिति जो था वो जेल नेहरू की अध्यक्षता में जो बताया, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो ₹15 से और ₹25 के बीच वो ले रहा है, तो इसको जो है वो निर्धन नहीं माना जाएगा। उसके बाद 1994 में बॉम्बे योजना आया, उन्होंने इसको ₹75 का सुझाव दिया। ये जो था वो स्वतंत्रता पूर्व अनुमान था। अब स्वतंत्रता पश्चात अनुमान क्या है? स्वतंत्रता पश्चात अनुमान जो है पहला, वो BM दांडेकर इन रथ समिति के द्वारा, ये विभिन्न समितियाँ हैं, उन्होंने बताएगा कि इतना से इतना कैलोरी अगर कोई व्यक्ति ले पा रहा है तो उसको गरीबी रेखा के अंदर रखो या तो फिर उसे ऊपर रखो। तो हम इन समितियों को एक-एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो VM दांडेकर जो थे, उन्होंने इस फ़ॉर्मूला को लाया 1971 में और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 2250 कैलोरी का उपभोग या सेवन करता है, तो उसको गरीबी रेखा में नहीं माना जाएगा। उन्होंने देखा इसके आधार पर कि कितने व्यक्ति जो थे वो गरीब थे, तो उन्होंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में 40% लोग गरीब हैं और शहरी क्षेत्र में 50% लोग। फिर जो नेक्स्ट समिति है वो वाई की अलग टास्क फोर्स 1997 में गठन हुआ और 1979 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए, ये एग्जाम प्रीलिम्स के साथ मेंस दोनों के लिए है, तो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इनमें कौन जो है वो गरीबी रेखा समिति नहीं है और एक अलग दे देगा। फिर जो है वाई के जो अलग समिति था, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी, यानी कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का हो अगर 2400 कैलोरी से कम लेता है तो उसको गरीब माना जाएगा और शहरी क्षेत्र का है तो 2100 कैलोरी। क्यों इसको कम लिया? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वर्कआउट करता है ज़्यादा, वो मेहनत करता है। शहरी क्षेत्र जो है ये लोग शरीर से ज़्यादा काम नहीं करते बट मेंटल काम करते ज़्यादा, इसलिए इनको उतना कैलोरी नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है लकड़वाला समिति आया 1989 में, वो 1993 में वो अपना रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन ₹27, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा? लगभग ₹816। तो प्रतिदिन ₹27 ग्रामीण क्षेत्र में और 1 महीना कितना हो जाएगा? 816। और शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन ₹31 और प्रतिदिन ₹33 और 1 महीना कितना हो जाएगा? 1000, मतलब प्रति माह 1000 और 1 दिन का ₹33। अगर उससे कम वो इन्वेस्ट करता है तो उसे गरीबी रेखा के अंदर माना जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शहरी क्षेत्र में ₹33 लिया गया है और यहाँ 27। ऐसा क्यों? तो सुरेश तेंदुलकर समिति था, 2005 में गठन हुआ, रिपोर्ट दिया 2009 में, क्योंकि शहर का चीज़ ज़्यादा महंगी होती है और ग्रामीण क्षेत्र में लोग कम खर्च करते हैं, शहर के लोग का खर्च ज़्यादा होता है, तो इसलिए। फिर जो है
रंगराजन समिति 2012 में आया और 2014 में रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आप जहाँ पे सुरेश ने कहा था, सुरेश तेंदुलकर समिति 27 रुपया, उसको बोला कि नहीं 27 रुपये नहीं 32 रुपये लीजिए और 1 महीना का 972 हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, शहरी क्षेत्र के लिए जो सुरेश दिया था 33, उसको बोला कि नहीं, ये 47 रहेगा और 1 महीना का हो जाएगा 1407 रुपया। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए 9 9 8 72, ये 7 दूना 14, तो ये याद करने का थोड़ा सा तरीका है। तो हम देखिए विभिन्न प्रकार के जो समिति थे, जो भारत में निर्धनता के अनुमान लगाए, ये था स्वतंत्रता पूर्व अनुमान और ये था जो स्वतंत्रता पश्चात अनुमान। इसमें हम इन समितियों को देखें और इसमें इस समिति को देखें। अब देखेंगे कि एक जो व्यापक अवधारणा आया, उसको बोलते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, MPI, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। ये जो है एक व्यापक अवधारणा है। इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति को सिर्फ उसके आय के आधार पर निर्धनता का निर्धारण नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही उसका जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। तो MPI की अवधारणा को UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा विकसित किया गया। 2010 में इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया गया और ये 3 आयाम पर काम करता है। अब इसके 10 संकेतक हैं। तो देखिए आयाम 3 हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। संकेतक में देखा गया कि कितने व्यक्ति का जो है वो औसत वर्ष क्या है, कोई भी व्यक्ति जो किसी परिवार का कितने उसका एवरेज क्लास कर रहा है, मतलब 5 क्लास 6 क्लास तक कितना तक, फिर उस क्लास में उसका उपस्थिति क्या है उसको देखेगा। स्वास्थ्य में देखेगा कि बाल मृत्यु दर क्या है और उसको पोषण यानी भोजन लेने का क्या मात्रा है, कौन सा न्यूट्रिशन है। उसके बाद जीवन स्तर देखेगा, जीवन स्तर में बिजली देखेगा, स्वच्छ जल, पेयजल, आवास, ईंधन और अन्य वस्तु। इन 3 आयाम और इसके 10 संकेतक हैं। 10 संकेतक क्या हो गया? 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए यहाँ पे SDG लिखा हुआ है। SDG मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, उस गोल को जो 17 गोल हैं जो 2030 तक पूरा करना है, इसमें हमने उन बातों को देखा है। देखिए यहाँ पे SDG 1, SDG 7, SDG 6, 7, 2, 3, 4, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एक MPI में लोगों के पास जाया जाएगा, पूछा जाएगा उनके परिवार वाले से कि आपके बच्चे स्कूल का कितना वर्ष किया, उसके अनुसार इसका वेटेज दिया जाएगा, भार दिया जाएगा। फिर बोला कि आपके कितने बच्चे जीवित हैं, कितने की मृत्यु हुई है। फिर पोषण क्या लेते हैं, आपके क्या यहाँ बिजली की सुविधा है, आपकी स्वच्छ जल की मौजूदगी है आपके पास, ये सब चीज़ पूछा जाएगा। अगर इसको निकालने के बाद अगर किसी का जो वेटेज है वो वेटेज 33.33% से अगर कम आता है तो वो व्यक्ति क्या जो है वो निर्धन माना जाएगा, बहुआयामी निर्धन माना जाएगा MPI के तहत। 2024 में जो भारत था MPI में 126वें स्थान पर था, इसमें 143 देश को लिया गया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2013 में जो था वो भारत का जो MPI था वो 29% था और 2022-23 में ये घटकर 11% हो गया। तो ये सरकार की विभिन्न नीतियों के कारण सकारात्मक बदलाव आया है, ये सरकार को ही श्रेय जाता है। यूपी में जो थे वो 5.94 करोड़ लोग MPI से बाहर आए, यानी जिनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, अच्छा जल, स्वच्छता, पोषण, ये सब चीज़ों की जो कमी थी उसको पूरा किया गया। 5.94 करोड़। बिहार में 3.77 लोग बाहर आए इस मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो गरीबी के कारण। तो भारत में गरीबी के कारण क्या है? तो पहला जो है आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण क्या है? तो आर्थिक कारण में है कृषि पर निर्भरता। लोग कृषि पर निर्भर हो जा रहे हैं, जिसके कारण उनका क्या हो रहा है कि कृषि में जो उत्पादकता जो घट रही है दिनों दिन, क्योंकि कभी बारिश होना, कभी ना होना, मानसून का जुआ माना जाता है भारतीय मानसून को। उसके बाद जो है हमारा भारत जो है औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन है, यहाँ पे बेरोजगारी होती है क्योंकि लोगों को जो शिक्षा है, शिक्षा के अनुसार उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, वे व्यवसाय नहीं कर पा रहे। ये सब चीज़ है। दूसरा चीज़ है सामाजिक कारण, क्योंकि हमारा भारत देश का जो जनसंख्या है बहुत है, यहाँ जाति व्यवस्था के कारण जो परंपरागत व्यवस्था है उस रूढ़ी से लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। तीसरा जो है वो राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण क्या है? वो औपनिवेशिक कारण है, जो शुरुआत से जब अंग्रेज हमारे देश को लूट कर गया, यहाँ की जो धन संपत्ति, जो आर्थिक व्यवस्था है उसको दोहन करके ले गया। उसके बाद विकास के बजाय जाति आधारित राजनीति होती है यहाँ पे जो राजनीति होती है किसी समाज को, किसी सोसाइटी का विकास करने का नहीं, परंतु अपने वोट के दम पे सत्ता पर बैठने की होती है। तीसरा जो है जलवायु कारण है। जलवायु कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे कभी बाढ़ आता है, कभी सूखा हो जाता है, भूकंप, चक्रवात, आपदाएँ आती रहती है, टीडे का आक्रमण। तीसरा जो है वो शैक्षिक कारण है, क्योंकि लोग निरक्षर हैं, जो किसानों को जो किस भूमि में किस प्रकार की फसल करना है,
लोग अपने उनके पास कुशलता नहीं है जिससे वो अपना व्यवसाय कर सके। यहाँ पे कोई जो शिक्षा है, शिक्षा में जो है वो एक व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। लोग परंपरागत शिक्षा ले रहे हैं, ग्रेजुएशन पास करें उसके बाद उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। बेरोज़गार होगा तो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा और फाइनली जो गरीबी होगा। तीसरा जो है महँगाई, भ्रष्टाचार जो है, उसके बाद सरकारी जो योजना है वो ज़रूरतमंद व्यक्ति तक जो सरकार जो योजनाएँ चलाती है, वो योजना सही सलामत जो है वो व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रहा है। अब देखेंगे गरीबी उन्मूलन के उपाय क्या है? तो गरीबी उन्मूलन के उपाय में आप देखेंगे कि हमारा जो देश जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है। हमारे जो संविधान में डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, जिसमें सरकार जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों के लिए काम करती है। तो एक तो है पहला कि आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए और रोजगार का सृजन किया जाए। दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। एक जो है व्यक्ति को डायरेक्ट जो है उसको रोजगार दे दिया जाए और उसका आय को बढ़ाया जाए। दूसरा है जो किसी समूह को जो गरीब है उनको उनको टारगेट किया जाए और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको इस गरीबी से बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए क्या-क्या योजनाएँ हैं? तो आप देख रहे होंगे जो सरकार जो हमारे जो है प्रधानमंत्री जो है वो जो मनरेगा जो है उसमें 100 दिन का जो रोजगार की बात करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बाद अंत्योदय योजना, देखिए मनरेगा में क्या होता है कि एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोज़गार एक साल में चाहिए। अगर 15 दिनों के अंदर उसको रोज़गार नहीं मिलता है तो उसको रोज़गार भत्ता देना पड़ता है। 2005 में लाया गया, 2009 में इसका नाम बदला गया एमजी-नरेगा। अंत्योदय योजना में होता है गरीब परिवार को 25 केजी अनाज मिलता है, ₹1, 5 केजी पर व्यक्ति शायद। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें बीपीएल महिलाओं को मुफ्त एलपीजी का देने का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, जिसको डीडीबीजीकेवाई है, जिसमें ग्रामीण युवाओं को जो है कौशल प्रदान किया जा रहा है विभिन्न निगमों के द्वारा। उसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 लाया गया, जिसमें लोगों को पीडीएस सिस्टम के तहत जो है वो भोजन का वितरण किया जाने लगा, खाद्य पदार्थों का वितरण। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें लोगों को आवास दिया जा रहा है। अब झारखंड का एग्जाम लिख रहे हैं तो क्योंकि झारखंड सरकार की जो योजनाएं शुरू की गई है इसके तहत भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो झारखंड सरकार की योजनाओं में हम देखेंगे तो झारखंड विशेष के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, फूलो झानो योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री अबुआ आवास, जिसमें लोगों को ऐसे लोगों को जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला उसको दिया जा रहा है। उसके बिरसा हरित कार्यक्रम, जिसमें लोग अपने जो भूमि पर है जो पेड़ को लगाना है, फलदायी पेड़ को। उसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय कार्यक्रम, क्योंकि वहाँ से लोग सही शिक्षा प्राप्त करेंगे तो एक व्यवसाय को कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा उन्हें ऊंचे स्तर पर लेके जाएगा। तो हम यहाँ पे जो देखिए कि किस प्रकार हमने जिन टॉपिक को डिस्कस किया था, ये जो हमने टॉपिक को डिस्कस किया था कि किन टॉपिक को देखेंगे हमने, उस टॉपिक को हमने बेसिकली क्लियर किया है कि हमने पहले परिभाषा देखा, प्रकार देखा, गिनी गुना, लोरेंज निर्धारता रेखा, मापन की पद्धति, समिति, एमपीआई, कारण और निवारण। तो गरीबी पूछता है तो आप बेसिकली इसको रटेंगे नहीं, एक बार कहानी की तरह आप इसको याद कर लेंगे, इस टॉपिक को याद करेंगे हमको किन किन टॉपिक पर बात करना है। उसके बाद इसको कहानी की तरह आप सोचेंगे, उसके बाद सारी चीज़ आप इन पॉइंट को याद कर लेंगे कि हमको इन पर बात करना है, तो अपने आप वहाँ कुछ लिख लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। आप अगर एसीएफ एफआरओ की तैयारी कर रहे हैं मेंस का या 14 जेपीएससी का, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि इस वीडियो का क्या आगे भी जारी रखा जाए, तो हम जरूर इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।